ठीक है। फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एस.सी. वर्मा के कुछ क्वेश्चन देखे थे 1 to 6। आज हम लोग एस.सी. वर्मा के चैप्टर 29 के ही 7 से लेकर और 12 तक के क्वेश्चन देखेंगे। और उससे पहले थोड़े से थ्योरी के पार्ट रह गए थे इसमें कूलम्ब्स लॉ में, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, और उन दोनों चार्ज के बीच की कुछ डिस्टेंस है r, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों चार्ज जो रखे रहते थे वो एयर में रखे रहते थे, ठीक है, एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इन दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम हो, ठीक है, तो इस फोर्स पे जो इसके लिए जो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था F = K Q1 Q2 r², तो इस फोर्स में जो है वो कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कोई अलग एक मीडियम है, ठीक है ना, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, तो इसके कारण जो है इस फोर्स में कुछ चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मीडियम यहाँ पे हो तो उसके लिए हम लोग का जो नया फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ फॉर सम अदर मीडियम, ठीक है, ये अपना हेडिंग आप डाल लीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ फॉर सम अदर मीडियम, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया था, ठीक है, कि K Q1 Q2 r², ठीक है। यहाँ पे इस K की वैल्यू जो होती थी वो होती थी कितनी, 9 × 10⁹, ठीक है। तो अब एक नया टर्म हम लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं परमिटिविटी, और ये इसका सिंबल है परमिटिविटी। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है, और ये परमिटिविटी है। तो देखिए कहा गया है क्या कि इट इज़ दैट property of medium due to which the force between two charges placed in that medium changes from vacuum। अगर वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो, ठीक है ना, तो हम लोगों के लिए जो एक फॉर्मूला नया बनेगा उसके लिए भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पहले नोट कर लें, एक बार इस चीज़ को नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मीडियम के लिए जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर दिया। अब हम लोग आते हैं अगले डायग्राम पे। ठीक है, तो ये जो K था, K जिसकी वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁹, इसको हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, आज जीरो लगा रहता है तो, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट, इसी की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 9 × 10⁹। हम लोगों ने इसको यूज किया है फॉर्मूले में, ठीक है, हर क्वेश्चन में यूज किया है। तो K की वैल्यू है 1/4πε0, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, ये वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। और यहाँ से 1/4πε0 जिसकी वैल्यू हमने बताया अभी क्या कि 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं और इस वैल्यू को नीचे लाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1/4π इंटू, देखिए 1/4π और 9 × 10⁹ नीचे चला आया तो 9 × 10⁹। और इसको अगर हम लोग ने सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई इतने, ठीक है। अगर इसमें इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 और मीटर टू द पावर -2। देखिए हम लोगों को मालूम है यहाँ पे F = क्या होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 r², ठीक है। तो यहाँ देखिए आप एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग यहाँ ले आएँ और यहाँ पे 4π की तो कोई यूनिट होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कूलम्ब है तो ये कितना हो गया यहाँ कूलम्ब स्क्वायर, और अपॉन में देखो आप तो ये फोर्स नीचे चला आएगा। तो जब ये फोर्स नीचे आएगा तो नीचे में क्या आ गया न्यूटन, और यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ
मीटर का स्क्वायर कर दिए। अब इन्हीं दोनों को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, न्यूटन का पावर, ठीक है, न्यूटन पे -1 और ये मीटर पे -2। आ रही बात समझ में। तो ये अपनी एप्सिलॉन की यूनिट हो गई, ठीक है। तो फोर्स फॉर वैक्यूम के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो वैक्यूम के लिए देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम लोग ने अब तक यूज किया है, ठीक है। तो ये तो रहा वैक्यूम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई अदर मीडियम हो तो उसके लिए अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या चेंजेज आएगा, इस चीज़ में क्या चेंज आएगा अगर कोई अदर मीडियम हो तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लें। ठीक है, ठीक है। अब आइए अदर मीडियम के लिए देख रहे हैं। तो इफ़ द चार्ज आर इन वाटर, ठीक है। अब मान लो कि ये दो चार्ज जो है अपना, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में वाटर रिजल्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में वाटर है, ठीक है ना, दोनों के बीच में वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स वाटर के लिए कितना होता है, 1/4 पाई, जो एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज किया था हम लोगों ने, वैक्यूम के लिए। तो यहाँ पे एप्सिलॉन वाटर आ जाएगा, ठीक है, और Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर के लिए, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे वाटर है तो इसके लिए एप्सिलॉन वाटर कर दिए, ठीक है। अगर कोई भी जनरल मीडियम हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो भी मीडियम हो उसका एप्सिलॉन रखेंगे इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी जो जनरल मीडियम हो तो उसके लिए इतना है। आ रही बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ उस मीडियम का एप्सिलॉन हमको चाहिए, ठीक है। तो अगर फोर्स वैक्यूम के लिए और जो भी मीडियम हो, ठीक है, अगर वैक्यूम में जैसे दो चार्ज है तो उसका हम लोगों को तो मालूम है, उसका दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखा हो तो उसके लिए तो हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला मालूम है। लेकिन अगर कोई मीडियम हो तो उसके लिए तो वैक्यूम के लिए फोर्स अपॉन मीडियम के लिए फोर्स इज इक्वल टू, अगर आप देखो अब इन दोनों को आप डिवाइड करो, वाटर या मीडियम का था तो इसके लिए अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो तो वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम करें तो एफ वैक्यूम के लिए तो हम लोग को मालूम है क्या है, के Q1 Q2 अपॉन इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब देखिए यहाँ मीडियम है तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन मीडियम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ये नीचे चला आएगा और एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फोर्स फॉर वैक्यूम, फोर्स फॉर एनी मीडियम, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने एक नाम रखा है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसको हम लोग कहीं कहीं के से भी डिनोट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो के है वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का ये जो के है ये नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे एप्सिलॉन आर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आगे अगली क्लास में जब हम लोग यहाँ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन आर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ तक आ रही बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे
तो एफ वी अपॉन एफ एम की जगह पे हम लोग इतना लिख लिए। तो यहाँ से आप देखो कि एफ साइलम एम की वैल्यू कितनी हो रही है, एफ साइलम एम जो है, तो एफ साइलम एम इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से देखो एफ साइलम आर, और इसको यहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें एफ साइलम नॉट। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये कोई मीडियम की जगह पे मान लो कि अगर वाटर हो तो कितना हो जाएगा, तो देखो तो आप वाटर के लिए आप क्या लिखोगे, तो फोर्स फॉर वाटर के लिए आप लिखोगे। ठीक है, तो या फिर कोई भी जनरल मीडियम के लिए अगर आप लिखते हो तो एफ फॉर मीडियम तो 1/4 पाई एफ साइलम एम, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफ साइलम एम को हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे एफ साइलम एम की जगह पे क्या लिखे हैं, एफ साइलम आर इंटू एफ साइलम नॉट, तो एफ साइलम आर इंटू एफ साइलम नॉट। आ रही बात समझ में। तो देखिए ये एफ साइलम नॉट तो हम लोग को मालूम है, तो एक्स्ट्रा क्या आया, देखिए अगर ये किसी जनरल मीडियम जैसे अगर एयर में रखा रहता है या वैक्यूम में रहता तो इसके लिए फॉर्मूला जो है 1/4 पाई ए और एफ साइलम नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ एक्स्ट्रा मीडियम के चलते क्या आ गया, एफ साइलम आर आ गया। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे ये वैल्यू है एफ वी और अपॉन एफ साइलम नॉट, यानी कि अगर आपको कोई भी जनरल मीडियम दिया हो, कोई वाटर दिया हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे उस क्वेश्चन में कि आप एयर के लिए निकाल लो फोर्स कितना होता है। एयर के लिए फोर्स, तो एयर के लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला मालूम है 1/4 पाई एफ साइलम नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप एयर के लिए निकाल लो ये, और उसमें आप डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, एफ साइलम आर से, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम के लिए दी रहेगी। तो देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि फोर्स आप निकाल लोगे वैक्यूम के लिए, ठीक है, कोई भी मीडियम दिया हो, और उसके बाद जो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है उससे आप डिवाइड कर लो। आगे बात समझ में। जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा यहाँ पे जो वाटर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है कितनी, 81 होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो अगर कोई दो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लो कि 1 × 10⁻⁻6 कूलम का है, ये भी 1 × 10⁻⁻6 कूलम का है, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर कहीं दी गई है। ठीक है, अब ये मान लो कि ये दोनों चार्ज जो है वैक्यूम में रखा हुआ है, तो इसके लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो इसकी वैल्यू तो हम लोग को मालूम है 9 × 10⁻9 और Q1 Q2 यानी कि 1 × 10⁻6 इंटू 1 × 10⁻6 और अपॉन डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 9 × 10⁻12 और ये 9, तो ये हो गया -3। तो इतना न्यूटन आ गया फोर्स। ठीक है, अब मान लो कि कहा गया है क्या कि यही जो दोनों चार्ज है ये वाटर में रखा हुआ है। ठीक है, ये वाटर में रखा हुआ है। ठीक है, तो वाटर में रखा हुआ है, तो आपको क्या है, देखो आप सबसे पहले ऐसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो फोर्स यहाँ पे था वैक्यूम के लिए, ठीक है, अब फोर्स मान लो कि ये वाटर के लिए आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, फोर्स फॉर वैक्यूम, और इसी में आप एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दोगे। तो जैसे ये तो निकल के आ गया अपना, इसको तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, 9 × 10⁻³ और अपॉन, देखो अब इसमें एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना रहेगा। तो जो वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 81। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपके, तो 9 से 9 टाइम्स में 81 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 10⁻³ अपॉन 9। आ रही बात समझ में। तो इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी मीडियम अगर दिया हो तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा। आप वैक्यूम के लिए जैसे क्वेश्चन में पहले आप सोल्व करते थे, आप निकाल लो,
और उसके बाद से उस रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ थ्योरी का पार्ट रह गया था, इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब हम लोग एससी वर्मा का क्वेश्चन फिर से देखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। 6 तक हम लोगों ने देख लिया था, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 × 10⁻⁻6 कूलम। लोकेट द पोजीशन वेयर द थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स। ठीक है, जो थर्ड चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को जो फर्स्ट चार्ज है उसकी वैल्यू दी गई थी, वो यहाँ भी वही रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और जो सेकेंड चार्ज जो यहाँ पे प्लस का दिया गया था ये, ठीक है, इसकी वैल्यू केवल यहाँ पे माइनस में हो गई है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को देखिए मान लेते हैं कि एक जो फर्स्ट चार्ज है अपना वो फर्स्ट चार्ज कहीं यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, जो सेकेंड चार्ज है वो कहीं यहाँ रखा हुआ है माइनस का 1 × 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए आप, ठीक है, मान लो कि कोई यूनिट चार्ज रखते हैं हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर उस चार्ज को हम लोगों ने यहाँ रखा, अगर यहाँ रख के देखें पहले, सबसे पहले तो यहाँ रखेंगे तो देखो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। अगर यहाँ कोई चार्ज को हम लोग रखें तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ठीक है, ज़्यादा फोर्स से, ये इसे अट्रैक्ट करेगा कम फोर्स से। इस चार्ज से लेफ्ट में आप कहीं भी रखोगे तो इस चार्ज का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसका कम रहेगा। तो ये जो चार्ज है वो रिपेल करके इसको आगे की ओर मूव करा देगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, इधर की ओर मूव करा देगा। तो कभी भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स कहीं ना कहीं इस पर हमेशा लगता रहेगा। अब आते हैं बीच का पोजीशन देखते हैं, जैसे यहाँ अब आ गए। अब यहाँ देखो तो ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा इधर की ओर और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में ये कभी रेस्ट पे आए, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग इस चार्ज को इधर रख के देखते हैं, कहीं यहाँ रख के देखें। अब यहाँ रखने से आप देखो क्या हो रहा है, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। ये रिपेल ज़्यादा फोर्स से करेगा, ये कम से, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये जो चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज जो इसको रिपेल करेगा। और चूंकि इससे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो इसके इफ़ेक्ट के बराबर कहीं ना कहीं आएगा। तो मान लेते हैं ये अपना चार्ज था। तो अब जो पोजीशन हम लोग का देखो, अब एक नया डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर एक नया डायग्राम ले लें अब, तो ये जो कंडीशन है इसमें जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है मेरा वैल्यू। ठीक है, तो अब जो नया डायग्राम लिए, अब यहाँ पे मैं चार्ज का पोजीशन फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखो तो ये अपना फर्स्ट चार्ज हो गया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का 2 × 10⁻⁻6 कूलम। सेकेंड चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो है कितना, माइनस का 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और यहाँ पे कोई क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, अब देखो आप, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों को पहले क्वेश्चन में दी गई थी कितनी, 10 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गए, तो इसको
10 सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मीटर में ले लिए थे, लेकिन इसमें 10 सेंटीमीटर में ही रहने दें, क्योंकि यूनिट से कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और जो आंसर अपना फाइनल आएगा वो सेंटीमीटर में ही रह जाएगा। ये डिस्टेंस ले लेते हैं x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये x फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो बड़े अमाउंट का चार्ज है इससे कितने डिस्टेंस पे वो चार्ज को रखा गया है, ताकि वो नेट फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस ना करे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये जो है बड़े वाले चार्ज से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई x, और जो छोटे वाले चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 सेंटीमीटर में। तो देखिए, तो ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा बाहर की ओर, इतना ही ये फोर्स इस पे लगाएगा अंदर की ओर, और नेट फोर्स इस पे हो जाएगा 0, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए तो आप, तो ये हो जाएगा K, इसका नाम दे देते हैं Q1, इसका नाम दे देते हैं Q2 और इसका नाम Q दे देते हैं, ठीक है। तो K Q1 और इसका Q और अपॉन ये डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस कितना है, x है, तो x का स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए देखें तो K Q2 इंटू Q अपॉन 10 माइनस x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है चीज़। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, और वही x की वैल्यू इसके का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं केवल, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अगर x की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, मान लें कि 30 सेंटीमीटर आती है, तो वो Q1 से 30 सेंटीमीटर होगी टोटल डिस्टेंस, अगर Q2 से तो 20 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो सोल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल के आएगी, तो इतना तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इस इक्वेशन को केवल सोल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। तो मैं अब सब हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो तो K देखो, ये K से K कैंसिल हो जाएगा और इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग रख दें यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू दी गई थी कितनी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ वैल्यू थी Q2 की 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। देखो यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं, ताकि हम लोग को फोर्स को बैलेंस करना है, तो अब निगेटिव का कोई मतलब नहीं रहा, तो इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो देखो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 2 और 10 माइनस x का स्क्वायर, और इधर जो वैल्यू निकल के आएगी वो x स्क्वायर इंटू 1, तो x स्क्वायर रह गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस x स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 10 इंटू x, ठीक है, इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से अब वैल्यू आप देखो कितनी हो गई, 200 प्लस 2x स्क्वायर, और ये 20 और इंटू 2, तो हो गया माइनस का 40x, ठीक है, इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखें इस x स्क्वायर को इधर ले आए, तो x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 200 इक्वल टू 0। अभी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सोल्व कर सकते हो, तो एक बार आप वीडियो को यहीं पॉज करके और अपने से खुद से सोल्व करके देखो एक बार पहले, ठीक है। एक बार खुद से सोल्व करके देखा करो इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो अपनी वैल्यू निकल के आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 200 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, x इक्वल टू माइनस बी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है माइनस बी, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 40 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 200 इंटू 1, तो कितना हो गया ये 800 और अपॉन 2a,
तो 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो हो गया 40 प्लस माइनस अंडर रूट 800 और अपॉन 2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर दे तो 20 और प्लस माइनस, देखो 400 को हम लोग लिख सकते हैं, 800 को लिख सकते हैं 400 इंटू 2, तो 400 बाहर निकला तो 20, तो 20 रूट 2, ठीक है। और इसको 40 रहने देते हैं, ठीक है। और अपॉन 2 था, ये 2 है अभी, ठीक है। अब देखो आप, तो 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा कितना, देखो तो आप, इस इक्वल टू 20 और ये प्लस माइनस 10 रूट 2, तो 20 और प्लस माइनस 10 और रूट 2 की वैल्यू 1.41 ले लेते हैं, तो ये हो गई कितनी वैल्यू 20 प्लस माइनस 14.1। तो दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक वैल्यू हो गई अपनी 34.1 और दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी जब माइनस लेंगे तो अप्रोक्स 6 यानी कि 5.9। तो देखिए अब 5.9 जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू तो उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों की, देखो इस दोनों के बीच की 10 थी और x हम लोगों ने बाहर लिया है ये तो वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 से बड़ी वैल्यू यही है 34.1, तो 34.1 सेंटीमीटर ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, कोई दिक्कत हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लें, अच्छे समझ में आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, ठीक है। देखिए एक चार्ज यहाँ है, दो चार्ज यहाँ है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको हम लोग मीटर में लिखना चाहें तो 0.01 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब कहा गया है कि मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स के लिए देखिए फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, फोर्स जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस तो फिक्स है। अब मिनिमम करने के लिए दोनों चार्ज को हम लोग को मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम चार्ज कितना होता है, तो मिनिमम चार्ज जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, तो यानी कि फोर्स इज इक्वल टू, जो हम लोग K Q1 Q2 लिखेंगे, K Q1 अपॉन R स्क्वायर, तो K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए, मिनिमम जब बोला गया है मिनिमम, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और दूसरा भी चार्ज भी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1 इलेक्ट्रॉन हो या 1 प्रोटॉन के बराबर हो, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है। अपॉन डिस्टेंस देखिए 0.01 का स्क्वायर, तो 0.01 का स्क्वायर। तो अब देखें इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और इंटू 10 टू द पावर -38। अच्छा, ये 10 टू द पावर -2 होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर -4, तो 10 टू द पावर प्लस का 4 हो जाएगा ऊपर में आकर, ठीक है। तो अब आप देखो 9 इंटू 16 इंटू 16 होता है 256, तो 2.56 हो जाएगा, डेसिमल है तो। अच्छा, इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर यहाँ रह गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 था, ठीक है। तो 10 टू द पावर 38 है और प्लस का 9, ठीक है, तो 29, तो ये हो गया 25, तो 10 टू द पावर माइनस का 25, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी
23.04 इंटू 10⁻⁻25। इसको और साइंटिफिक वैल्यू में लिखे तो 2.304 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है। तो अगर दो चार्ज हो और मिनिमम वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी गई हो दो चार्ज, ठीक है, तो सबसे कम जो मिनिमम जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू जो है 2.304 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले तो कहा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। 100 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो देखिए 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो इसमें मॉलिक्यूल टोटल हो जाएंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, वन मोल ऑफ सब्सटेंस contains 1 mole of substance contains 10 electron। देखिए 1 मोल ऑफ contain 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। देखिए आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, जब 11th क्लास में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, उसमें बताया जाता है कि 1 मोल में, 1 मोल सब्सटेंस में जो टोटल मॉलिक्यूल होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि एवोगाड्रो नंबर होते हैं उसके बराबर मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल में। ठीक है, तो ईच molecules of water contain each molecule of water contain 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन H2O तो 2 और यहाँ पे 8, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आ रही बात समझ में, 10 इलेक्ट्रॉन। 1 ग्राम of H2O contain 6.022 into 10⁻24/18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
so 100 ग्राम of H2O कंटेन, देखिए अब इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहाँ पे 10 टू द पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी केवल, तो कितनी हो जाएगी आप देखो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26/18। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन इतना, एक मोल में, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, इतने एटम हो सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन इतना मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H2O है तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, ठीक है, तो 1 ग्राम वाटर में जो देखो कितने होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो 1 ग्राम में जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 18। समझ में आ रहा है? तो 1 ग्राम में इतना है, तो 100 ग्राम में, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना रहता है, यही होता है। ठीक है, 1 ग्राम में इतना है तो 100 में, तो 100 इंटू इतना अपॉन ये। ठीक है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25। ठीक है, तो ये इतने जो है इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि टोटल निगेटिव चार्ज कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल निगेटिव चार्ज कितने होंगे, तो हम लोग को क्या करना है, देखो ये तो इतने इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें अगर हम लोग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो टोटल चार्ज निकल के चला आएगा। तो टोटल चार्ज निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सोल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाती है 5.35 इंटू 10 टू द पावर 25। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको आप लोग निकाल लोगे, इसको सोल्व कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड विथ टुगेदर टू फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल and all the nuclei are lumped together to form a positively charged particle. If these two particles are placed 10 centimeters away from each other, find the force of attraction between them. ठीक है, तो देखिए अब इसमें कोई बोला गया कि 100 ग्राम वाटर है, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ निकाल लिया था कि अगर 100 ग्राम वाटर है तो उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हम लोग को मालूम था। टोटल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो मालूम था कितना, 5 इंटू 10 5.35 था। ठीक है, 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6, यही चार्ज आया था। तो अगर हम लोग सभी इलेक्ट्रॉन को एक जगह लाएं, ठीक है, एक जगह लाकर गांठ दे दें, ठीक है, इसको, ठीक है ना, गांठ दे दें यहाँ पे, तो सभी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आए तो टोटल चार्ज यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने प्रोटॉन है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लें तो उस पर भी जो चार्ज होगा
वो चार्ज इतना ही होगा, ठीक है, दोनों का चार्ज बराबर ही होगा, ठीक है। और उन दोनों को बोला गया है कि वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख देते हैं एक दूसरे से, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बोला गया है कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखो आप, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर करें, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये जो चार्ज है, सॉरी प्लस का 9 है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये टोटल चार्ज हो गया अपना 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6, और दूसरा भी जो चार्ज होगा यहाँ प्रोटॉन का वो भी इसके बराबर ही होगा, तो 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस देखो 10 सेंटीमीटर है, हम लोग इसको 0.1 लिख सकते हैं मीटर में, और इसका स्क्वायर कर दें। अब बस हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 9 इंटू 5.35 इंटू 5.35 को मल्टीप्लाई करो, और ये 0.1 है, ये ऊपर जाएगा तो इसका स्क्वायर करें तो 0.01, ऊपर जाएगा तो 100 आ जाएगा, तो 6 और 6 12, और 100 आएगा तो 12 और 2 जीरो और बढ़ा दो आप, तो कितने हो गए 14 और 9, तो कितने हो गए 23, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 5257.6 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको अगर हम लोग डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दें तो 2.57 इंटू 10 टू द पावर 25, तो ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, एक बार और देख लो। ये टोटल जो हम लोगों ने अभी जो पिछले क्वेश्चन में 100 ग्राम वाटर में देखा था कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना है, तो इतना चार्ज है, प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होगा। उन दोनों को बोला है कि गांठ बांधकर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पे प्रोटॉन को, और दोनों को हम लोग 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो फोर्स कितना लगेगा, तो देखो चार्ज यहाँ पे Q1 Q2 दोनों मालूम हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करना है K और फोर्स, तो फिर ये क्वेश्चन तो आसान हो जाता है, इस फॉर्मूले पे केवल रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे कहा गया कि कोई गोल्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों होंगे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है, ठीक है। और यहाँ से कहा गया है कि दो प्रोटॉन को, जैसे अपना ये ठीक है, देखो फिर उसके बाद कहा गया कि गोल्ड न्यूक्लियस है और इसमें न्यूट्रॉन को अलग करके और दो प्रोटॉन को जो है लार्जेस्ट सेपरेशन पे रखा गया, तो एक प्रोटॉन यहाँ पे हो सकता है और यहाँ उसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो लार्ज नहीं कर सकते हम लोग, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r के बराबर होगी, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि वो जो फोर्स लगेगा, फाइंड द फोर्स, फोर्स पूछा गया है। तो देखिए आप, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कितना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स K हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 हो गया कितना, देखिए प्रोटॉन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और दोनों प्रोटॉन ही है तो इसका स्क्वायर कर दें,
और अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो देखिए डिस्टेंस 6.9 फर्मी है, तो इसका डिस्टेंस देखो, अब आर जो है वो दिया है 6.9 फर्मी है, ठीक है। तो हम लोग इसको मीटर में करें तो 6.9 इंटू 10⁻⁻15 होगा मीटर। और चूंकि हम लोग को डिस्टेंस जो है वो 2r के बराबर है, तो जो डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है, तो 2r कर तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी हो जाएगी 13.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 13.8 इंटू 10⁻⁻15 और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बस अब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाता है 1.209 न्यूटन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में एक आ गया था कि गोल्ड न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस हो गया गोल्ड, उसमें हम लोगों को क्या कहा गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट कर देना है, तो न्यूट्रॉन को हटा दिए, ठीक है। अब प्रोटॉन में 2 प्रोटॉन लेना है और उसको लार्जेस्ट डिस्टेंस पे रखना है, तो एक प्रोटॉन यहाँ रख लिए, दूसरे को यहाँ रख लिए, आप चाहते हो तो यहाँ भी रख सकते थे, मतलब सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो डायमीटर के ही बराबर होगा, तो यहाँ रख दिए। अब बोला गया है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो जो फोर्स अपना लगेगा वो K(Q1Q2)/r², K की वैल्यू रख दिए, चार्ज दोनों प्रोटॉन का है तो इतना हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए, और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ फर्मी में दी गई थी उसको हम लोगों ने मीटर में चेंज कर लिया। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो डायमीटर के बराबर होगा, तो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। D=2r होता है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, उसके बाद ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। चलिए अब 12 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद जो है देखिए इसमें कहा गया 2 इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर, ठीक है, 2 इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर है, ठीक है, आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, दोनों को हम लोग रब कराएं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे पे फ्रिक्शन दिए, ठीक है, ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। जैसे 2 चार्ज है, उन दोनों चार्ज को पहले 2 चार्ज था उसको हम लोग रब कराए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उन दोनों को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिए, तो उसके बाद हम लोग इसको यहाँ और एक 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिए। अब कहा गया है क्या कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, तो जब हम लोग चार्ज को रब कराते हैं तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। तो जिसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से टाइटली बॉन्डेड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो मान लो कि यहाँ से जो है कुछ क्यू इलेक्ट्रॉन निकला और वो आकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना ये पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया कि उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 0.1 न्यूटन है, ठीक है। तो हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला मालूम है K(Q1Q2)/r²। तो देखिए फोर्स दिया गया है 0.1 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। K 9 × 10⁹ अच्छा Q1, तो Q यहाँ से Q चार्ज निकला और इस पर ट्रांसफर हुआ, तो ये भी चार्ज Q होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन इस पे आया है, तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो Q के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही Q के बराबर यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल हो गए, तो Q²/r देखिए 1 सेंटीमीटर दिया है, उसको मीटर में करेंगे तो 0.01 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से 0.1 = 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन ये 0.01 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 का स्क्वायर करें तो 10⁻⁻4 होगा, तो ऊपर आकर 10⁻+4 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो आप, तो 9 × 10⁻13 इंटू Q² इक्वल टू कितना हो गया 0.1, ठीक है। और यहाँ से Q² अगर देखें तो 0.1 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻13, आ रही बात समझ में। ये 10⁻13 ऊपर जाएगा तो माइनस का 13 होगा, तो 10 टू द पावर तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻14 ऊपर जाकर। अब देखो यहाँ पे Q है,
क्यू स्क्वायर है, तो अगर क्यू करें तो इसका रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁷ ठीक है, 9 नहीं है 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज जो है अपना निकल के चला आएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। तो अपना ये चार्ज निकल आया कि इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो पूछा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। इसको आप लोग नोट कर लो पहले। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। तो ये तो अभी हम लोग चार्ज निकालेंगे, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, हम लोग के पास फॉर्मूला है Q = NE। तो यहाँ से N = कितना हो जाएगा, Q/E। तो Q की वैल्यू हम लोग को मालूम है कितनी है, 3.33 इंटू 10⁻⁻8, और अपॉन E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको डिवाइड आप करोगे, तो डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू लगभग जो है वो आ जाती है 2 इंटू 10⁻11। ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने SC वर्मा के टोटल 1 से लेकर और 12 तक के, 1 से 12 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। 1 to 6 पिछले वीडियो में है और 7 से लेकर 12 तक का यहाँ है, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में SC वर्मा के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद वाली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगली क्लास में हम लोग केवल SC वर्मा के ही और आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हैं, या आपको कूलम्स लॉ के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।